हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे गुट निरपेक्षता। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि गुट निरपेक्षता को एक चैप्टर है, 13वां चैप्टर है ये, इसको देखेंगे एक अच्छे तरीके से। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन तो 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तब से चालू हो गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद 1961 में क्या हुआ था, इसमें बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें उससे पहले 1961 में ही नेहरू, मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, शासक थे, और नासिर जो मिस्र के शासक थे, और नेहरू, इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्षता के कुछ आधार प्रस्तुत किए, कुछ आधार बताए कि अगर गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित होना है किसी देश को तो उसको क्या क्या आधार पर अपने उस आधारों पर खरा उतरना पड़ेगा, मतलब वो चीज़ें पालन करना पड़ेगा। तो क्या क्या थे? 5 आधार थे। पहला क्या था कि सदस्य देश नीति पर चलता हो। नीति मतलब कि वह अनीति पर न चलता हो, कि किसी से भी बिना मतलब का, अगर वो कमजोर राष्ट्र है तो उसके ऊपर आक्रमण कर लेना, उसकी जगह का हथियार लेना, ऐसा कुछ नहीं हो। तो क्या है, पहला सदस्य देश नीति पर चलता हो, नैतिकता की बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा क्या है कि उपनिवेशवाद का विरोध हो। जैसे भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, लेकिन जो भी राष्ट्र हो वह उपनिवेशवाद का विरोधी हो, कि कोई भी राष्ट्र यह समर्थन न दे, चाहे बड़ा राष्ट्र को समर्थन न दे या अपने खुद को भी, कि मैं किसी का उपनिवेश बनाऊंगा, ना ही किसी को उपनिवेश बनाने दूंगा, तो इसका विरोधी हो। तीसरा क्या है, सैनिक गुट का सदस्य न होना। किसी भी सैनिक गुट में वह सदस्यता हासिल ना हो, जैसे नाटो, सीटो, यूएसएसआर, ये सब सैनिक गुट थे। सैनिक गुटबंदियों में वह न पड़े, वह उन सब सैनिक गुटों का सदस्य न रहे, तो ही वह देश गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित होगा। चौथा क्या है, बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न हो। मतलब जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, उन सब के साथ में उनका द्विपक्षीय समझौता। जैसे क्या होता था, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ये सब क्या करते थे, आपस में मिलाने के लिए आर्थिक प्रलोभन दे करके द्विपक्षीय समझौता कर लेते थे कि हम तुमको, तुम्हारे देश पिछड़ा हुआ है तो हम तुमको इतना अनुदान देंगे जिसके कारण तुम हमारे साथ में रहो, ऐसा वैसा करके, तो द्विपक्षीय समझौता ना हो। पांचवा क्या है, बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न देना। जैसे कि पाकिस्तान अभी सैनिक अड्डा बनाने को दे दिया है चाइना को, वैसे ही गुट निरपेक्ष देशों में ऐसा है कि जो वही राष्ट्र गुट निरपेक्ष बनेगा, जो बड़ी ताकत, जो बड़े देश हैं, उनको अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दिया रहेगा। तो ये पांचों है, किसने डिसाइड किया था? नेहरू, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया और नासिर मिस्र, ये तीनों को याद रखना जरूरी है। 1961 में 5 आधार निर्धारित किए थे गुट निरपेक्षता के। और गुट निरपेक्षता के वृद्धि के कारक तत्व या वृद्धि के कारण जो भी तत्व है, किन तत्वों के कारण गुट निरपेक्षता बढ़ी, इतने तेजी से बढ़ी, और साथ में इसमें अभी 165 देशों से ऊपर देश आ चुके हैं गुट निरपेक्ष देशों के अंतर्गत। तो क्या कारण था? पहला था शीत युद्ध, यही सबसे प्रमुख कारण था, इसीलिए 1 नंबर पर रखा गया इसको। क्योंकि शीत युद्ध में क्या था कि शीत युद्ध में 2 देश, 2 गुटों में बच चुका था पूरा विश्व, रूस और अमेरिका। और जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति वैसी नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि किसी गुट का हमारे ऊपर प्रभाव हो, वो चाहते थे कि अगर वैसा होगा तो उनकी स्वतंत्रता फिर नष्ट हो जाएगी, वह किसी दूसरे के अंतर्गत चलने लगेंगे। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप देशों ने सोचा कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे। दूसरा क्या है, सैनिक गुटों से पृथक रहना, कि जब सैनिक गुटों से पृथक रहने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हम सैनिक गुट में शामिल हो जाते हैं तो अगर एक कहेगा कि आप अपने सैनिकों को भेजो तो हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि हम उस गुट में शामिल है, और दूसरा गुट जो हमारा विरोधी गुट बन जाएगा वो हम पर हमले कर सकता है। इस कारण से सैनिक गुटों में से पृथक रहना भी गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया। तीसरा क्या है, स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की इच्छा। जैसे कि कोई भी देश है वो जब आजाद हुआ, जैसे अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद हुए, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी सैनिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उपनिवेशवाद के वो शोषण रहे हैं, मतलब उनको उपनिवेश के तरीके से उनका शोषित किया गया था और उनकी सारी चीज़ों को लूटा गया था। तो इस कारण से वो लोग सोचते थे कि हम लोग इसका संचालन अगर करते हैं खुद से तो बेहतर तरीके से करेंगे। अगर मैं मान लीजिए मैं घर का संचालन करूंगा तो मैं बेहतर तरीके से करूंगा, ये मैं सोच रहा हूँ। वही चीज़ था कि स्वतंत्र देश के जो मुखिया थे वह सोचते थे कि हम अपने देश का संचालन खुद करेंगे, ना ही किसी और के हाथों में सौंपेंगे। इस कारण से गुट निरपेक्ष की नीति का
जो था वो बढ़ा। चौथा क्या है, आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य यह है कि उस समय आर्थिक स्थिति तो दोनों जो भी देश आज़ाद होते थे उनकी ठीक नहीं रहती थी, तो इस कारण से उन्होंने सोचा कि अगर हम गुटनिरपेक्ष रहते हैं तो दोनों देशों से लाभ कमा सकते हैं बिना किसी शर्त के अनुसार। अगर वह देश भी बिना किसी शर्त के लाभ देने को तैयार है, आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता देने को तैयार है, तो हम लेंगे। तो इस कारण से इकोनॉमिकल जो इफेक्ट है पड़ता है। तो आर्थिक कारण के कारण से वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बढ़ा। पांचवा क्या है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था ये है कि इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जब जो भी देश थे नए आज़ाद हुए, उनके दिमाग मस्तिष्क में यही चल रहा था, अगर हम उनके साथ फिर किसी भी गुट में शामिल होते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो, तो ये लोग क्या है, पूंजीवादी देश थे। कुछ अमेरिका पूंजीवादी था, ये साम्यवादी देश था। यह नहीं चाहते थे कि हमारा देश किसी के अंतर्गत फिर आए और फिर हम उस उपनिवेशवाद, जो घोर उपनिवेशवाद से वो लोग गुजरे थे, जिसके लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी इतनी और इतनी कुर्बानियाँ दी थी, तो वह चीज़ें फिर सिर्फ एक किसी के साथ मिलने से बर्बाद न हो, यह नहीं चाहते थे। ये मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी और इस कारण से वो गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किए। छठवा है, अपने पृथक विशिष्ट स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना। मतलब कि खुद की अपने पृथक, जो भी अगर राष्ट्र आज़ाद होता है तो वो पृथक रहता है कि हाँ वह स्वतंत्र राष्ट्र है, विशिष्ट स्वरूप है उसका, किसी एक विशिष्ट स्वरूप। अगर रसिया के अंतर्गत आ जाता है तो उसका स्वरूप क्या हो जाता है कि रसिया का संगठन में है। अगर अमेरिका में आ जाता है तो क्या है कि अमेरिका के संगठन में है। इस कारण से तो वो पृथक और विशिष्ट स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण मतलब क्या होता है कि एक बनाए रखना कि हाँ हम अलग से है, हमारा संप्रभु राष्ट्र अलग है, हमारी विदेश नीति हम खुद संचालित कर सकते हैं, हम दूसरे के संबंध में निर्णय खुद ले सकते हैं, ना ही किसी देश के दबाव में आकर लेंगे निर्णय। तो इस कारण से ये चीज़ें विधि के कारक तत्वों में आते हैं। और अभी हम देखेंगे